नमस्कार। एक बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र। कल हम लोगों ने देखा था पारिस्थितिक तंत्र के दौरान कि पारिस्थितिकी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया। कब किया? सन 1869 ईस्वी में। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? H.G. टॉन्सले ने किया। कब किया? सन 1935 में। हमने बताया भी था कि पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थलीय और दूसरा होता है जलीय। मानव निर्मित भी पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है सौर ऊर्जा पर आधारित और दूसरा होता है जीवाश्म ईंधन पर आधारित। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के कई सारे उदाहरण थे, जैसे था वन, दूसरा घास का मैदान, तीसरा मरुस्थल और चौथा टुंड्रा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तीन मुख्यतः उदाहरण थे। कौन? एक स्वच्छ जल पारितंत्र, दूसरा जो स्वच्छ ना हो यानी खारा जल, और तीसरा संक्रमणीय। एक होगा कौन? फ्रेश वाटर, दूसरा सैलाइन और तीसरा कौन होगा? ट्रांजिशनल। ठीक है। और स्थलीय पारितंत्र का जो पहला उदाहरण था वन पारितंत्र, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। चलो देखो, वन पारितंत्र। वन पारितंत्र हम लोग दो स्तरों पर पढ़ते हैं, दो स्तर। एक होता है वैश्विक स्तर, वैश्विक का मतलब विश्व के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे वन। दूसरा भारत का वन पारितंत्र। तो एक हो जाएगा विश्व का वन पारितंत्र, दूसरा भारत का वन पारितंत्र। तो इसका वैश्विक पारितंत्र जो है, इसका मुख्य जो आधार है, मुख्य आधार वो क्या है? अक्षांश है। अक्षांश के आधार पर हम विश्व के वनों का वर्णन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। और भारत में जो आधार है वनों का, ये किस आधार पे भारत के वन पढ़े जाएंगे? तो इसका एक ही मुख्य आधार होता है, वो है वर्षा की मात्रा। अब देखो, अक्षांश के आधार पर, तो अक्षांश हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर अक्षांश मुख्यतया दो आधारों पर पढ़ा जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक होता है झुकाव के आधार पर। किसके झुकाव के आधार पर? पृथ्वी के झुकाव के आधार पर। झुकाव का मतलब हो गया एक तरीके से कोण के आधार पर। तो फिलहाल झुकाव के आधार पर देखो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पवनों के आधार पर। पवनों के आधार पर। तो झुकाव के आधार पर तो तुम 3 डिग्रियां पढ़ते हो। सबसे पहले पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। दूसरा सूर्य की ओर झुकाव कितना डिग्री? तो लगभग कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। और तीसरा एरिया हम लोग पोल का एरिया पढ़ते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो पृथ्वी का जो झुकाव है वो 3 डिग्रियों के साथ साथ पढ़ा जाता है, 23.5 डिग्री, एक 66.5 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री। पवनों के आधार पर तो पवने 3 प्रकार की चलेंगी। एक चलेंगी व्यापारिक पवने, अब व्यापारिक पवनों को ही क्या कहते हो? पूर्वी पवने। दूसरी पवने कौन हो जाएंगी? पछुआ पवने। और तीसरी कौन हो जाएंगी? ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने। और इनकी जो डिग्री होती है वो होती है 0 से लेकर के कितना तक होता है? तो 30 डिग्री होता है, नॉर्थ भी एंड साउथ भी। पछुआ पवनों की डिग्री क्या होती है? 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री, नॉर्थ भी एंड
साउथ भी, और ध्रुवीय पवनों की डिग्री होती है 60 से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो पवनों के आधार पर पृथ्वी के जो अक्षांश हैं उनकी डिग्री क्या होती है, तो वो पवनों पर डिपेंड करेगी। और व्यापारिक पवनें कितने डिग्री से कितने डिग्री तक चलती हैं, तो 0 से लेकर 30 डिग्री तक चलती हैं। पछुआ पवनें 30 से 60 के मध्य में चलती हैं। ध्रुवीय पवनें चलती हैं 60 से 90 के बीच में। इन पवनों की चर्चा सबसे अच्छी की जाती है क्लाइमेट टॉपिक में। तो जब कभी भी हम क्लाइमेट पढ़ाएंगे, जियोग्राफी का है बढ़िया टॉपिक, और वहाँ पढ़ाएंगे तो उसकी हम बहुत विधिवत चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ ध्यान दीजिए। और अक्षांश के आधार पर पृथ्वी के जो डिग्रियाँ हैं या कटिबंध हैं वो कितने हैं, 3 हैं। 0 से लेकर 23.5 तक, दोनों गोलार्धों में 23.5 से लेकर 66.5 तक, और 66.5 से लेकर के 90 तक। तो हम लोग किस आधार पे पढ़ेंगे 1, तो हम लोग झुकाव के आधार पर 1 नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग 1 किसके आधार पे पढ़ेंगे, पवनों के आधार पर, ठीक है। विश्व के क्या पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। तो चलो जरा देखते हैं क्या है क्या नहीं। इसको सब लोग नोट करते रहिएगा, बड़ा आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो हो सकता है भले छोटी बने लेकिन बहुत विधिवत बनेगी। तो नोट्स बढ़िया बनाते रहिएगा और फिर देखिएगा इन्वायरमेंट पढ़ने का एक अलग ही आनंद होगा। कोई चीज़ कठिन लगेगी ही नहीं, ठीक है। अभी तक आप क्या करते हैं, जनरली रटने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लगता है कि थ्योरेटिकल है, नो थ्योरेटिकल नहीं है। क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक कैसा है, कॉन्सेप्ट बेस है, सिर्फ समझने वाला है, ठीक है। एनवायरनमेंट भी आप जियोग्राफी की तरीके से पढ़ेंगे, सब समझ का खेल है। और समझदार वही लड़का होगा जो थोड़ा सा रेगुलर रहेगा। अचानक से कभी बीच में आकर के वीडियो को अगर आप ओपन करेंगे और हमारी क्लास करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात करते हैं ओनली कॉन्सेप्ट की। क्लियर है, तो आप रेगुलर रहिएगा। तो पवनों के आधार पे हम देखने वाले अक्षांश और फिर उसके आधार पे हम देखेंगे 1। ये पृथ्वी रही, पृथ्वी बीचों बीच से एक डिवाइड लाइन खींच दी जो कितनी है, 0 डिग्री है। एक हमने डिवाइड लाइन खींची कितनी, 30 डिग्री, ऊपर है तो नॉर्थ है, और अगली हमने खींची 60 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। फिर अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 30 डिग्री साउथ। फिर अगला क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा 60 डिग्री साउथ, और फिर अगला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। सूर्य का प्रभाव सबसे अच्छा कहाँ रहता है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री साउथ के बीच में रहेगा। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो चूंकि सूर्य के प्रभाव होने का तात्पर्य ये है कि सर्वाधिक प्रकाश किस एरिया को मिलेगा, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच में सबसे ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। और जब प्रकाश ज़्यादा मिलेगा तो इस क्षेत्र में क्या हो जाएगी, बहुत अत्यधिक गर्मी हो जाएगी। अब गर्मी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा, जरा ध्यान देते रहिएगा। अच्छा, ट्रॉपिकल जोन में कौन सी पवनें चलती हैं, तो 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में व्यापारिक पवनें चलती हैं। कैसे चलती हैं इसकी चर्चा हम बाद को करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो पवनों का टॉपिक है ये मुख्यतया किसमें जोड़ा जाता है, ये क्लाइमेट का पार्ट है। तो फिलहाल यहाँ समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये व्यापारिक पवनें चलती हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई महाद्वीप पड़ा इतना बड़ा, ठीक है, तो ईस्ट में ज़्यादा वर्षा होगी और वेस्ट में क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ईस्ट में देखो पूरा पृथ्वी कितने भागों में विभाजित है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो लैंड एरिया, दूसरा वाटर एरिया। तो जैसे मान लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये कोई स्थलखंड है और यहाँ व्यापारिक पवनें हैं, बचा कुछ यहाँ समुद्र होगा, समुद्र का होगा वाष्पीकरण, बादल बनेंगे और पूर्वी पवनों के सारे ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे।
तो फिर ईस्ट में ज़्यादा वर्षा कराएंगे, धीरे धीरे वेस्ट में क्या होगी, कम वर्षा होगी। ठीक है, चलो अच्छा अभी बहुत विधिवत समझाने की कोशिश करते हैं, इतना पहले समझो। अच्छा, ये एरिया 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का एरिया ऐसा है जहां सन का प्रभाव बिल्कुल नाम मात्र का होता है, और जब नाम मात्र का होता है तो फिर यहाँ क्या जमा होगी, बर्फ जमा होगी, क्योंकि प्रकाश पहुंचेगा नहीं, और बर्फ होता है ठंडा, और ठंडा क्षेत्र कैसा कहलाएगा, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, फ्रीजिड जोन कहलाएगा, और इसी को तुम लोग कहते हो ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र, इसी को हिंदी में तुम लोग क्या कहते हो, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हो। अच्छा, शीत कटिबंधीय का मतलब ठंडक बहुत ज़्यादा है तो माइनस है, और उष्ण का मतलब क्या है, गर्मी है तो क्या है, प्लस है। अच्छा, जो एरिया उत्तरी गोलार्ध में होगा सेम टू सेम कहाँ होगा, वही एरिया कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, शीत का मतलब माइनस होगा। और तुम जानते हो कि प्लस वाला किससे क्रिया करता है, माइनस से क्रिया करता है, तो ये प्लस वाला जाएगा कहाँ, माइनस की ओर, और माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस की ओर। तो ऊपर से शीत आ रहा है, नीचे से उष्ण जा रहा है, तो ये एरिया कुल मिला के कैसा बनाएगा, तो ये एरिया कैसा बनाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, तो पवनों के आधार पे जो ताप कटिबंध होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और तीसरा होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, चलो जरा देखो, अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम लोग चूंकि वन पढ़ रहे हैं, तो एक पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय वन, दूसरा पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन, तीसरा पढ़ेंगे शीत कटिबंधीय वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और शीत कटिबंधीय वन। ठीक है, तो अच्छा, उष्ण में कोई एरिया ऐसा होगा, एरिया कहाँ पर होगा, ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में कौन सी पवनें चल रही हैं, व्यापारिक पवनें चल रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट की ओर चल रही व्यापारिक पवनें। तो ज्यादा वर्षा की मात्रा कहाँ होगी, ईस्ट में ज्यादा वर्षा की मात्रा होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे की ओर जाओगे वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, तो जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, इसका मतलब उस एरिया में कैसे वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। क्लियर है, सदाबहार। अभी देखो बेसिक है, फिर मैं अभी वर्षा की मात्रा को डिफाइन करके तब समझाऊंगा, बहुत विधिवत क्लियर हो जाएगा आपका। फिलहाल थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो यहाँ कौन सा वन हो जाएंगे, सदाबहार वन हो जाएंगे। अच्छा, जैसे जैसे पीछे की ओर जाते चले जाओगे तो तुम्हें वर्षा की मात्रा क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और जब कम मिलेगी तो फिर ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनकी पत्तियां क्या होंगी, गिर जाएंगी। ठीक है, तो फिर जब गिर जाएंगी तो उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, पर्ण। पर्ण का मतलब होता है पत्ता, और पाती मीन्स क्या होता है, गिरना। तो यहाँ पे वन कैसे पाए जाएंगे, पर्णपाती वन। तो एक तरीके से उष्ण कटिबंधीय फिर वन कैसे, कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक कौन हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे, दूसरे कौन हो जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पछुआ पवनें चलती हैं, कैसे चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। तो फिर इसका मतलब वर्षा की मात्रा इस बार वेस्ट में ज्यादा होगी और ईस्ट में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पछुआ पवनें चल किधर से रही हैं, वेस्ट से चल रही हैं। तो इसका मतलब वेस्ट साइड में वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ईस्ट साइड में धीरे धीरे जाने पर वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ज्यादा जब हो जाएगी तो यहाँ कौन से वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे, और यहाँ कौन से वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ठीक है, पर्णपाती वन पाए जाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, पर्णपाती वन पाए जाएंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सदाबहार वन उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक सदाबहार वनों की मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो हमेशा कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत विधिवत चर्चा करेंगे, कब, जब अभी हम इसी में वर्षा की मात्रा को डिफाइन करवाएंगे तब बताएंगे बहुत विधिवत। अभी थोड़ा सा बेसिक, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हाँ ऐसा होता है, फिर कितना क्या होता है उसकी चर्चा बाद को करेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि सदाबहार वनों की खास बात क्या होती है, क्या यहाँ के जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं वैश्विक स्तर पर। अभी हम कौन सा वन पढ़ा रहे हैं, विश्व के
स्तर के आधार पर, समझ रहे हो हम। तो जब वैश्विक आधार है तो यहाँ से चर्चा किसकी करेंगे, विश्व की। अभी हम आएंगे किसके, भारत में वन। जब भारत में वन पढ़ाएंगे तो वहाँ वर्षा की मात्रा ही काम आएगी, तब भारत में जब वन पढ़ाएंगे तो वहाँ से भारत की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी भारत की कोई भी बात करने वाले हम नहीं है, यहाँ किसके वन पढ़ रहे हैं, विश्व में वन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका मुख्य आधार क्या है, अक्षांश है। और अक्षांश भी किस पे डिफाइन करेगा, पृथ्वी के झुकाव पर नहीं, पवनों के आधार पर। समझ रहे हैं आप हमारी बात। तो देखो, एक तो हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय वन, दूसरे कौन हो जाएंगे, शीतोष्णकटिबंधीय वन। और शीतोष्णकटिबंधीय वन में बीच में ही एक और वन पाए जाते हैं जिनका नाम है भूमध्य सागरीय वन, ठीक है। ये इसकी चर्चा करेंगे विधिवत, ये थोड़ा अलग टाइप से है, ठीक है। तो 3 प्रकार के वन, मध्य अक्षांश, शीतोष्ण को क्या कहेंगे, मध्य अक्षांश कहेंगे ना। ये उष्णकटिबंध का मतलब 0 से शुरुआत होती है, तो ये निम्न अक्षांश है। और ये क्या है, उच्च अक्षांश है क्योंकि 90 है। और तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, मध्य अक्षांश। तो मध्य अक्षांशीय जो वन है वो 3 प्रकार के हैं। एक हो जाएगा मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, दूसरा हो जाएगा मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, और तीसरा हो जाएगा मध्य अक्षांशीय भूमध्य सागरीय वन, ठीक है। इनकी बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे। अच्छे जो एग्जाम होते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के, वो भूमध्य सागरीय वनों से ज्यादातर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखते रहिएगा, 60, अच्छा, पृथ्वी के झुकाव के आधार पर जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो वास्तव में कितना है, तो 66.5 से लेकर के 90 तक होता है ना। चलो देखो, तो ये जो 60 डिग्री नॉर्थ लिखा है ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है, ये पवनों के आधार पर अक्षांश है। लेकिन ये जो 66.5 लिखा है ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है पृथ्वी के झुकाव के आधार पर ताप कटिबंध, ठीक है। तो याद रखना, जरा ध्यान दो। तो ये जो 66 से लेकर के 60 डिग्री ये वाला एरिया है, ये वाला 60 से लेकर के 66.5 का एरिया, ये वाला कहलाता है टैगा वन कहलाता है, ठीक है, टैगा वन। तो टैगा वन का एरिया दोनों गोलार्धों में, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 66.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 66.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, ये कौन सा वन कहलाएगा, ये कहलाएगा टैगा वन कहलाएगा। और 66.5 से जो लगा हुआ एरिया है, 90 डिग्री तक का नहीं, 66.5 से लगा हुआ एरिया, ये क्षेत्र कैसा कहलाएगा, तो ये क्षेत्र कहलाएगा टुंड्रा वन कहलाएगा, ठीक है, टुंड्रा। और ये टुंड्रा वन कोई वन नहीं है, ठीक है, ये लाइकेन नुमा, काई नुमा संरचना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, लाइकेन, विधिवत चर्चा करेंगे। तो मुख्यतया वन कितने प्रकार के हो गए, तो मुख्यतया वन पढ़ोगे तो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कौन से, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी मध्य अक्षांशीय वन, और तीसरा कौन हो जाएगा, टैगा वन। और टैगा वन का एरिया कितना है, 60 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक है दोनों गोलार्धों में। और टैगा से तुरंत लगा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, टुंड्रा कहलाता है। वन न लिखो, सीधे क्या लिखो, टुंड्रा क्षेत्र, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे भारत में, बिल्कुल अजीब तरीके से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टुंड्रा क्षेत्र ठंडक वाले एरिया को बताता है। और ठंडक वाला एरिया मीन्स बर्फीला क्षेत्र, और बर्फीला क्षेत्र तो अपने यहाँ हिमालय में भी है। इसका मतलब टुंड्रा क्षेत्र अपने भारत में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, उसकी चर्चा तो हम बाद को करेंगे, पहले यहाँ देखो। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कहोगे कि दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर 30 डिग्री तक। और कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा कौन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। फिर अगला पढ़ोगे शीतोष्णकटिबंधीय वन, या इन्हीं को कहते हैं मध्य अक्षांशीय वन। ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो तुम कहोगे कि 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं दोनों गोलार्धों में। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, और मध्य अक्षांशीय भूमध्य सागरीय वन, ठीक है। उसके बाद 60 से लेकर 66.5 तक टैगा, और 66.5 से लगा हुआ एरिया टुंड्रा कहलाता है, ठीक है। शायद इतना समझ पाए होंगे, बहुत बेसिक जानकारी है।
जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो वहाँ पर हम पूरी पृथ्वी में वर्षा की मात्रा को डिफाइन करेंगे और उस वर्षा की मात्रा के आधार पर हम वन देखेंगे। और ये विश्व स्तर पे काम नहीं आने वाले, इससे आप समझेंगे। यही वर्षा की मात्रा आपको कहाँ काम आएगी, तो आपको काम आएगी भारत के वन पढ़ने के दौरान। तो रटना नहीं है कुछ भी, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो जो अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें हम पहले वर्षा की मात्रा को डिफाइन करेंगे और फिर साथ साथ एक एक वन करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इनकी जो अगर विशेषताएं होंगी तो उनकी विशेषताओं की भी यहाँ हम विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और हो सके तो शेयर कर दिया करें। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।